हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिटा गुरु। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री आखिर होता क्या है? तो ये एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जो कि हेल्प करता है टू एनालाइज डिफरेंट सब्सटेंसेस। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों में से कितनों ने सीआईडी देखा है? आई होप बहुत लोगों ने देखा होगा। तो जब भी क्राइम होता था तो डॉक्टर शालुके वो एनालिसिस करते थे एविडेंस का, और उस एनालिसिस का जो रिजल्ट आता था उस रिजल्ट को एसीपी प्रद्युमन को वो बताते थे। और एसीपी प्रद्युमन का एक ही डायलॉग रहता था, दया कुछ तो गड़बड़ है। और ये डायलॉग उनका हर एपिसोड में रहता था। तो डॉक्टर शालुके यहाँ क्या कर रहे थे, वो एनालिसिस किए, उन्होंने केमिकल टेस्ट किया। तो आज के क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी अननोन सैंपल है, कोई भी अननोन सॉल्ट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसमें कौन सा कटायन वाला पार्ट है, कौन सा अनायन वाला पार्ट है, तो आप कैसे बताएंगे? तो हम उस अननोन सॉल्ट का केमिकल टेस्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज के क्लास का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इट मीन्स आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग बेसिक जान लेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, एनालिसिस क्या होता है और कितने तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में अभी दो टाइप के एनालिसिस है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कलर ऑफ सॉल्ट्स, तो आपको पता होगा कि कुछ सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं और कुछ सॉल्ट्स के कलर होते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट के कैसा कैसा कलर होता है वो सारा कुछ जानेंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि सॉल्ट का कलर होने का रीज़न क्या है और कलरलेस होने का रीज़न क्या है। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि सॉल्ट का कलर किस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एक्चुअली ना आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक अननोन सैंपल है और आपको पता लगाना है कि वो कौन कौन कंपोनेंट से मिलके बना है। तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे? तो जो भी सैंपल होगा ना, वो कोई, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है तो उसमें कौन सा मेटल के कटायन होंगे उसका पता हम लोग लगाने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम लोग उस सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन उसका लेते हैं और उसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्कलीज के साथ। तो पहली बार हम लोग उसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिएक्शन कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि वो जो सैंपल है, वो जो सॉल्ट है, उसमें कौन सा कटायन है। ठीक है, तो दूसरी बार हम लोग कराएंगे उसी का सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन का, दूसरी बार कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या डिफरेंस है, तो आई होप आप सबको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि दोनों एल्कलीज ही हैं, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एल्कली है। और स्ट्रॉन्ग और वीक होने का रीजन तो आई होप आप सबको पता होगा जिन्होंने थर्ड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्शन ऑफ एल्कली। फिर से हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं एल्कली का, दैट इज NaOH या फिर KOH। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे एम्फोटेरिक मेटल या फिर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर है, तो ये आराम से मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ मैं आज बोर्ड पे लिखूंगी वो आप साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाएं और वो नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम तक आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री आखिर होता क्या है? तो ये एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जो कि हेल्प करता है टू एनालाइज डिफरेंट सब्सटेंस। कोई भी अननोन सब्सटेंस के बारे में अगर आपको जानना है तो वो हेल्प करता है
एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए आपको एक अननोन सैंपल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का अमाउंट कितना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो वो सारा कुछ जानने में हेल्प करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ड्रग्स बनाने में, कि अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होता है, अलग अलग अमाउंट्स उसका ऐड किया जाता है। उसके बाद अगर आपको एयर का क्वालिटी चेक करना हो, या फिर फूड का क्वालिटी चेक करना हो, या फिर वाटर ड्रिंक का अगर क्वालिटी चेक करना है, या फिर मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ है और उस क्राइम का एविडेंस आपको पता लगाना है, तो वो सारा कुछ जानने में हेल्प करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिसिस क्या होता है, मीन्स एनालाइज करना। तो एनालिसिस रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट। किसी भी कोई भी सैंपल दे दिया जाए तो उसमें कौन से कंपोनेंट है, क्या है उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, क्या है उसका प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ डिटरमाइन करना ही कहलाता है एनालिसिस। तो एनालिसिस रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ chemical component in a given sample। ठीक है। अब एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, तो आपके सिलेबस में अभी 2 ही टाइप के आपको जानना है, ऐसे और भी होते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर मान लीजिए कोई अननोन सैंपल है, आपको पता लगाना है कि आखिर उसमें कौन से कंपोनेंट है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हार्ड वाटर है, तो आपको पता लगाना है कि उसमें कौन से मेटल के सॉल्ट है जिस वजह से वो हार्ड हुआ है, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आप उसका पता लगा रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो हार्ड वाटर है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट के कारण है, तो उनका अमाउंट कितना है, उनका कंसंट्रेशन कितना है, अगर वो आप पता लगा रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी बताना, अमाउंट बताना उस कंपोनेंट का कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। आइडेंटिफाई करना अननोन सब्सटेंस के बारे में, इट इज qualitative analysis, and quantitative analysis is involves the determination of chemical composition, concentration, amount of a specific chemical compound in a mixture, that is quantitative analysis। I hope ये clear हो गया होगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ सॉल्ट्स। आपको पता है सॉल्ट्स के अलग अलग कलर होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज ग्रुप 1, 2 तो कहलाता ही, और साथ ही साथ ग्रुप 13 से 17 तक। इट मीन्स इसके वैलेंस सेल वेकेंट है, मीन्स वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुली मतलब पूरी तरह से फिल नहीं है, वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं ना, उसके जो भी सॉल्ट होते हैं ना, दैट सॉल्ट आर कलरलेस। जनरली वो सारे कलरलेस होते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो शायद आपको पता होगा कि ग्रुप 1 एंड 2 को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 से 17 या फिर 18 वाला भी, वो क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब क्या है, तो ये सब आप लोग डिटेल में जानेंगे हायर क्लासेस में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि एस ब्लॉक बोलने का मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल में है। ठीक है। जैसे कि मैं अभी तक आप लोग बस ये जानते ही होंगे कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, और इसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट एक्चुअल में ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है।
ये गोल सर्कल ठीक से बना नहीं, बट ठीक है, समझने के लिए तो समझ में आ रहा है ना। SPDF इस तरह से होता है। तो देखिए ये इनके जो सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस क्यों होते हैं ना, क्योंकि देखिए S और P जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये न्यूक्लियस के बहुत पास है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। सो बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है तो ये सारे जो भी मेटल के सॉल्ट होंगे वो सारे कलरलेस होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, बट जितने भी सॉल्ट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट के, दे आर जनरली कलर्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है विजिबल रीजन में, इस वजह से उस सॉल्ट का कलर हमें विजिबल होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं डी ब्लॉक न्यूक्लियस से दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और यहाँ पे मेनली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें जिंक, तो जिंक जो एक मेटल है ना, ये एक डी ब्लॉक का ही है बट इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए इसका भी कलर वाइट ही रह जाता है, ठीक है। तो ये जानना था इम्पॉर्टेंट। अब चलिए नेक्स्ट है कलर ऑफ सॉल्ट्स। तो बेसिकली आपको पहले ये जानना होगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। तो देखिए हम लोग को एक सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपको पहले से भी पता है। अब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस किस तरह से करेंगे, तो हम लोग उसका केमिकल टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, उस सैंपल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे रिएजेंट के थ्रू। रिएजेंट क्या होता है, तो देखिए रिएक्टेंट की तरह ही है, जैसे कि रिएक्टेंट्स हम लोग लिखते हैं ना कि A+B रिएक्ट करके C एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। बट ब्रॉडली अगर देखा जाए ना तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, मतलब अलग अलग चीज़, और रिएजेंट में इसको हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज रिएजेंट। और फिर बाद में तो रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होता है उसको तो प्रोडक्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट हम लोग ऐड करेंगे। तो रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस रिएक्टेंट ही है कि इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसी अनदर सब्सटेंस के साथ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सॉल्ट्स के कलर। तो कलर ऑफ सॉल्ट्स किस पे डिपेंड करता है ना, तो डिपेंड करता है सॉल्ट का कलर कि उसमें कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट का कलर यूं ही आ गया, उस पे कौन सा कटायन होगा उस पे डिपेंड करेगा और कौन सा अनायन है उस पे डिपेंड करेगा। मींस हमें जानना होगा कि कटायन का क्या क्या कलर होगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे मोस्ट कटायंस आर कलरलेस। बहुत सारे कटायंस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, मोस्टली S और P ब्लॉक के, है ना। और जैसे कि जिंक 2+, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल Na+, K+, उसके बाद जिंक 2+, लेड, एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। तो ये सब क्या होंगे, कलरलेस। अमोनियम आयन, तो ये सब जो कटायन है ये सारे कलरलेस हैं। अब कुछ कटायंस कलर्ड भी होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो लिखेंगे कलर्ड कटायंस। कलर्ड कटायंस कौन कौन से, तो आपको ना 3 इंपॉर्टेंट जानना है, ठीक है। और बाकी और भी आपके बुक में दिया हुआ है, बट 3 इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, दैट इज क्यूप्रिक CO2+, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होगा ब्लू। फिर फेरस Fe2+ का होता है ग्रीन। और Fe+3 इसका क्या होता है कलर, इसका कलर होता है येलोइश ब्राउन। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जिनका कलर होता है, जैसे कि निकल 2+ ग्रीन कलर का होता है, मैंगनीज 2+ पिंक कलर का होता है, क्रोमियम 3+ अगेन ग्रीन कलर का होता है,
बस इतना जानना, बट ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 याद रहे ना रहे, बट ये 3 तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से कटायन का कलर होता है। बाकी इसके अलावा जितना भी होगा सारा कलरलेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनायंस का कलर। अब अनायंस में भी हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि मोस्ट अनायंस आर कलरलेस। बहुत सारे अनायंस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन। तो ये सारा अनायन जो होते हैं वो सारे कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कलर्ड वाला, क्योंकि देखिए बाकी तो कलरलेस होगा, लेकिन जो कलर्ड है वो अगर याद है तो आप बता सकते हैं ना कि अच्छा हाँ ये कलर इतना था, तो इसके अलावा जो होगा वो सारा कलरलेस होगा। कलर्ड एनायंस तो लिखेंगे परमैग्नेट आयन, दैट इज MnO4-, इसका कलर होता है पिंक। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2-, इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। तो अभी तक आपको पता चला कि कटायन का क्या कलर होता है और अनायन का क्या कलर। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि सॉल्ट का कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए जिंक सल्फेट और आपसे पूछा जाए कि इसका कलर क्या होगा, तो कलर किस पे डिपेंड करता है, किसके पास कौन सा कटायन है, कौन सा अनायन है। तो यहाँ पे कटायन क्या होगा, Zn2+ और सल्फेट SO4 2-। अब इसका क्या कोई कलर होता है क्या, नहीं होता है, मीन्स इट इज कलरलेस। और सल्फेट का भी कोई कलर होता है क्या, नहीं होता है, तो इट इज अगेन कलरलेस। तो कलरलेस ओवरऑल कलरलेस। तो इस सॉल्ट का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस या फिर वाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कॉपर सल्फेट, इसका क्या कलर होगा, तो देखिए फिर से चेक करेंगे कि इसमें कौन सा कटायन है, कौन सा अनायन है। तो कटायन क्या है, कॉपर और सल्फेट। देखिए Cu2+ का क्या कलर है, ब्लू, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना। उसके बाद सल्फेट आयन का कलरलेस। तो देखिए ब्लू प्लस कलरलेस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, है ना। तो इसका कलर, इस सॉल्ट का कलर हो जाएगा ब्लू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसका आपसे कलर पूछा जाए तो देखिए बहुत सारे मेटल के कटायन Mg उसी में आ गया, तो ये कलरलेस, ये भी कलरलेस, तो ओवरऑल कलरलेस ही रह गया। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मैच द कॉलम A एंड B। आपको कॉलम A में दे दिया है सॉल्ट के नाम और कॉलम B में कलर दे दिया है। आपको बताना है कि कौन से सॉल्ट का कौन सा कलर होगा। तो है ना इंटरेस्टिंग, एकदम इजी सा है। देखिए पहला है क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3(2). तो कॉपर 2+, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू और ये कलरलेस होता है, तो ओवरऑल इस सॉल्ट का कलर हो जाएगा ब्लू। तो ब्लू उसको मैच कर दीजिए। फिर है आयरन सल्फेट FeSO4। तो आयरन यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe+2 में है। तो +2 का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो सल्फेट का तो कोई कलर नहीं, तो ओवरऑल ग्रीन कलर का हो गया, तो ये हो गया ग्रीन। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो मैग्नीशियम का तो कोई कलर नहीं होता, क्लोराइड का भी नहीं होता, तो ओवरऑल कलरलेस या फिर वाइट। तो वाइट है ऑप्शन में, तो इसको वाइट के साथ मैच कर दिए। कोबाल्ट क्लोराइड, तो इसका मैं आपको नहीं बताई थी। तो कोबाल्ट का कलर होता है पिंक, तो क्लोराइड का तो कोई कलर नहीं, तो ओवरऑल पिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट है आयरन 3 क्लोराइड फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड Fe+3, इसका कौन सा कलर होता है, इसका कलर होता है येलोइश ब्राउन।
तो ब्राउन तो नहीं ऑप्शन में, येलो है तो येलो से इसको मैच कर दीजिए। डाइक्रोमेट मैंने पहले भी बताया, दैट इज ऑरेंज। क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका जो कलर होता है इट इज ब्लैक। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट का कलर कैसे पता लगाएं, उसका रीजन क्या होता है और कौन से सॉल्ट का कैसा कलर होगा वो भी। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम लोग करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन का। अब हम लोग कैसे करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई एक सैंपल दे दिया गया है सॉल्ट का और आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन इसमें हो सकता है, आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लेंगे इस सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, मींस ऐसा सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल है। उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कली के साथ, ठीक है। ये एक बहुत यूज होने वाला रिएजेंट है। एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे इस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, उस प्रोडक्ट में क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कंफर्म हो सकते हैं कि इस सॉल्ट में कौन सा कटायन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से मेटल कटायन का टेस्ट करने वाले हैं, किसका किसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैल्शियम का सॉल्ट, कैल्शियम 2+ का, उसके बाद फेरस Fe2+, उसके बाद फेरिक, उसके बाद जिंक, नेक्स्ट लेड और लास्ट में कॉपर 2+, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। तो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, वो आप नोट्स मेरे साथ बनाते रहिए। तो ये कैल्शियम का हमको लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कैल्शियम का एक सॉल्ट बताइए जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। तो देखिए नाइट्रेट तो हमेशा ही सॉल्युबल होता है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लेंगे। और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट लिए और इसको वाटर में डिसॉल्व कर लिए, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिए। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कली के साथ। तो पहली बार हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और दूसरी बार इसी का रिएक्शन कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एल्कली, यहाँ पे प्लस, इट मीन इसका रिएक्शन इसके साथ और दूसरी बार इसी का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आई होप ये रिएक्शन आपको पता होगा। ये हमने एसिड बेसिस में भी पढ़ा है। ये कैसा रिएक्शन है, ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मीन्स क्या होता है कि ठीक है, हम लोग इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिए और फिर हम लोग एल्कली का भी एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में। अब उसके बाद इसको मिक्स करेंगे इसमें और फिर मिक्स होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा कटायन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो सॉल्ट है वो कोई कलर वाला सॉल्ट है, ठीक है। मान लीजिए कलर वाला है, जैसे कि लेट सपोज कोई ग्रीन कलर का आपको सॉल्ट दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा कटायन होगा, कौन सा अनायन होगा। तो देखिए ग्रीन है तो आप ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फेरस वाला होगा, बट आप कंफर्म उतना चाहते हैं कि हाँ ये फेरस वाला ही है, तो इसके लिए हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। मींस इसका रिएक्शन कराएंगे रिएजेंट के साथ, उसके बाद प्रोडक्ट के बेसिस पे बताएंगे कि ये जो कटायन है ये फेरस ही है, या फिर अगर मान लीजिए कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ही है, ठीक है। तो इसको अभी हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड इसके साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, और कैसा बेस, इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल बेस। इट मींस ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, राइट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो सोडियम नाइट्रेट, एक और सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है।
तो ये कैसा रिएक्शन है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोडियम को 2 हो गया, सोडियम बैलेंस, नाइट्रेट सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसका कलर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कलर होता है इट इज़ वाइट कलर का होता है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए इस सॉल्ट का रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वाई? बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एल्कली। ये एक वीक एल्कली है। वीक एल्कली बोलने का मतलब कि ये लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन लिबरेट कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि कम नंबर लिबरेट कर रहा है, तो ये हाइड्रोक्साइड रिप्लेस नहीं कर पाएगा नाइट्रेट आयन को, तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद मान लीजिए फर्दर हम इसमें एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गया, उसके बाद भी हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तब क्या होता है ना कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो हल्का फुल्का डिसॉल्व होने लगता है, मीन्स पार्शियली सॉल्युबल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। पूरे अच्छे से क्लियर सॉल्यूशन नहीं आता, बट थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब यहाँ पे भी मान लीजिए एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तब भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट ही कोई फॉर्म नहीं हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट है फेरस, Fe+2। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कौन सा ले ले? फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट, फेरस नाइट्रेट। तो लेट्स सपोज हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। हम लोग लेते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका हम लोग पहले एक्वा सॉल्यूशन ले लिए। अब इसका रिएक्शन कराएंगे एक बार NaOH के साथ, इसका भी एक्वस, और दूसरी बार कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये प्लस, इसका भी एक्वस। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे भी रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स आयरन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, मीन्स फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये भी इनसॉल्युबल बेस है ना, तो ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। उसके बाद एक और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 2, तो सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोक्साइड बैलेंस हो गया, और सल्फेट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, वो डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट होता है, मीन्स जेल टाइप का ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो अब लिखेंगे डर्टी ग्रीन जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों को मिलाने के बाद, हालांकि ये लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा, मिलाने के बाद अगर आपको डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट अगर दिखेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फेरस का ही सॉल्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका रिएक्शन दूसरी बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, तो क्या होगा? तो फिर से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा फेरस हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्म हो गई। ठीक है, आयंस एक्सचेंज होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, तो फेरस हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म हो रहा है, तो अगेन डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट ही होगा, और एक और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली 2 करेंगे, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, एक्सेस में ऐड करा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एक्सेस में ऐड कर रहे हैं
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में ऐड कर रहे हैं तब क्या होता है ना, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो सॉल्युबल नहीं होता, मीन्स वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रह जाता है, तो हम लोग लिखेंगे इनसॉल्युबल। ये भी इनसॉल्युबल मीन्स और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बस एक्स में ऐड कर रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट ही रह गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग फेरिक सॉल्ट का, ये लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है फेरिक सॉल्ट। इसका भी हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो चलिए, फेरस का कोई सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, मीन्स फेरिक का, तो क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये सॉल्युबल होता है, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेना है। उसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे पहली बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, फिर से बेस बनना है, इनसॉल्युबल बेस। तो यहाँ पे Fe+3 है तो बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और NaCl। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ इसका क्या कलर होता है, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो रिएक्शन के बाद अगर रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो कटायन है वो फेरिक है। ठीक है, Fe+3 है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो अगेन फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगा वो अमोनियम क्लोराइड होगा, दैट इज NH4Cl। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे क्लोराइड 3 है तो सिंपली 3 यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे भी 3, हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा था। अब नेक्स्ट है, अगर हम लोग एक्सेस में डाल रहे हैं तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मान लीजिए इसमें हम लोग एक्सेस में ऐड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे एक्सेस में ऐड करा हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ना, अगेन ये इनसॉल्युबल ही है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अब लिखेंगे इनसॉल्युबल, यहाँ पे भी इनसॉल्युबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ कौन सा था, Zn2+, इसका भी हम लोग लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक कैसा मेटल है, एक एम्फोटेरिक मेटल है ना। एम्फोटेरिक मेटल मीन्स कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना। तो चलिए जिंक का एक सॉल्ट लेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो जिंक सल्फेट ले लेते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया हमने। उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे एक बार NaOH के साथ, उसके बाद NH4OH के साथ, इन दोनों का एक्वा सॉल्यूशन लेना है हमें। अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये भी एक बेस है। कैसा बेस, इनसॉल्युबल बेस, और क्या एक प्रोडक्ट होगा, दैट इज Na2SO4। ठीक है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, और क्या प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट NH4 मीन्स यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया बैलेंस भी। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसका कलर क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिस इसका जो कलर होता है वो वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का जेल टाइप का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट जेलेटिनस PPT। सेम हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, क्या पहली बार ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें ऐड करेंगे एक्सेस में
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या चेंज होगा, तो आपको दिखेगा क्लियर सॉल्यूशन। मीन्स जो प्रेसिपिटेट था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, मीन्स रिएक्शन हो गया उसका। तो क्या उसका इक्वेशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, चलिए लिख लेते हैं। तो क्या हो रहा है ना कि जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या है, ये एक एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है। इट मीन्स, ठीक है, ये एक बेस है तो ये एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, बट ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एल्कली है कि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो ये बेस की तरह ही एक्ट करेगा और ये एक्ट करेगा एसिड की तरह। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ, ये कैसा सॉल्ट है, ये एक मिक्स सॉल्ट है, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए हमको क्लियर सॉल्यूशन दिखने लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन जिंक सल्फेट सॉल्ट एंड फेरिक सल्फेट सॉल्ट, मीन्स फेरस सल्फेट सॉल्ट या फिर फेरिक क्लोराइड सॉल्ट आपसे बोल दिया जाए, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, इन दोनों को तो आप प्रेसिपिटेट का कलर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इसके साथ आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग एक्सेस में NaOH या फिर NH4OH ऐड करते हैं तो वो इनसॉल्युबल ही रह जाता है। लेकिन जिंक सल्फेट में अगर जो बेस बन रहा है, इसमें अगर हम लोग एक्सेस में NaOH या फिर NH4OH ऐड करते हैं तो हमको क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। तो इससे हम लोग इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ कौन सा था, लेड। लेड का भी हमको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो लेड नाइट्रेट ले लीजिए, ठीक, क्योंकि कैल्शियम के साथ तो इनसॉल्युबल है और सल्फेट के साथ भी इनसॉल्युबल है, तो नाइट्रेट ले लिया हमने। अब इसका फिर से रिएक्शन कराना है, अगेन सेम चीज, NaOH के साथ और NH4OH के साथ, और इसका भी एक्वा सॉल्यूशन लेना है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगेन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट होगा, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल टू फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, 2 and 2 हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो फिर से लेड हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4, अमोनिया का +1, नाइट्रेट का भी NH4NO3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है इसका कलर चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट। चॉकी मतलब होता है ना चॉक की तरह, डस्टर की तरह, चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे भी चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब मान लीजिए आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, एक में NaOH और एक में NH4OH। एक्सेस में आप ऐड किए NaOH और इसमें एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। उसके बाद भी आप ऐड करे जा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस में, तब क्या होता है ना कि जो वाइट प्रेसिपिटेट जो है ये पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल मीन्स आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, और कह सकते हैं इट इज सॉल्युबल। ज़्यादा डालेंगे तो प्रेसिपिटेट भी खत्म हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन हुआ वो भी जानना ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड था, अब ये रिएक्ट कर गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगेन लेड हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। इट मीन्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है।
तो ये जो सॉल्ट हुआ, अगेन ये मिक्स सॉल्ट है और इसी के कारण ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बट अगर एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो वो प्रिसिपिटेट के ही फॉर्म में रहता है, ये सॉल्युबल नहीं होता, मींस इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज कॉपर CO2+ का हमको लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ये तो वाटर में सॉल्युबल होता ही है। फिर से अब इसका रिएक्शन कराना है, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दैट इज NaOH के साथ, और दूसरी बार NH4OH के साथ। यहाँ पे भी फिर से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस सोडियम सल्फेट, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, तो वो होता है पेल ब्लू PPT। पेल ब्लू मीन्स लाइट ब्लू कलर का आपको दिखेगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब जानते हैं कि अगर हम लोग एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हम लोग ऐड करा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से ये प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट ही रह जाता है, मीन्स सॉल्युबल नहीं होता है, देन इट इज इनसॉल्युबल। बट एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ना, तो अगेन एक्सक्यूज मी बट एक्सेस में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तब क्या होता है ना कि ये जो है, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ ये पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबल, और सॉल्युबल होने के बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखता है, डीप ब्लू कलर का या फिर पर्शियन ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्ट एंड लेड सल्फेट सॉल्ट, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि लेड सल्फेट में अगर हम लोग एक्सेस में NaOH डालते हैं तो हमको क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, वो सॉल्युबल हो जाता है। बट कॉपर सल्फेट जो है अगर एक्सेस में इसमें NaOH डालते हैं तो वो इनसॉल्युबल ही रहता है। ठीक है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल होता है और आपको डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ना कि अगर मान लीजिए कोई अमोनियम का कोई सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्कली के साथ करा रहे हैं NaOH के साथ, तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखिए एक सॉल्ट फॉर्म होगा दैट इज NaCl प्लस H2O वाटर होगा और यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सोडियम सल्फेट प्लस अगेन वाटर, ये हमने एसिड बेस में ऑलरेडी पढ़ा है, और यहाँ पे भी अमोनिया गैस रिलीज होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन एम्फोटेरिक मेटल। अगर कोई सर्टेन मेटल का रिएक्शन एल्कली के साथ कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कोई रिएक्टिव मेटल है आपके पास और आप उसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, लाइक लेट सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आई होप आप सबको पता होगा, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस करा है। देखिए तो क्या होता है ना, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि अगर जिंक है और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज होगा ना।
तो जिंक जो मेटल है ना, ये एक एम्फोटेरिक मेटल है। इट मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से एम्फोटेरिक मेटल होते हैं? तो देखिए, जिंक होता है, उसके बाद लेड और थर्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या सॉल्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर जिंक का रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब क्या प्रोडक्ट होगा? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लेना है और गर्म मीन्स इसे हीट करना है, उसके बाद ऐड करना है जिंक, तो बनेगा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लेड का रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तब भी फिर से सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा Na2PbO2, दैट इज सोडियम प्लम्बाइट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, इसमें वाटर भी ऐड करा हमने, तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो अगेन सॉल्ट फॉर्म होगा, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर एल्कली का रिएक्शन करा रहे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो सबसे पहली बात कि सारा मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा एल्कली के साथ, क्योंकि बेस ही है। लेट सपोज NaOH का रिएक्शन K2O के साथ कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा? क्या नहीं, क्योंकि दोनों बेस है तो रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर कोई स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड या फिर लेड हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना एल्कली के साथ, तब रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगेन ये एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोक्साइड है, और एम्फोटेरिक नेचर मीन्स कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्कली दैट इज NaOH के साथ। तो यहाँ पे ये बेस की तरह ही एक्ट करेगा और ये एसिड की तरह। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट होगा? दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए लेड हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा है तो क्या होगा? सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं तो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O, इन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। तो आज का क्लास एनालिटिकल केमिस्ट्री में यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।